नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है, जहां 2014 में एक ऐसी दर्दनाक और क्रूर घटना घटी जो न केवल एक परिवार को तोड़कर रख देती है, बल्कि समाज में व्याप्त अवैध संबंधों, विश्वासघात और पुलिसिया सिस्टम की कमजोरियों को भी बेनकाब कर देती है। और ये सब शुरू होता है जुलाई के उस गर्म महीने से, जब नौबस्ता थाना इलाके के हाईवे के किनारे पर एक महिला की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। सुबह की शुरुआती ठंडी हवा में जब कुछ लोग अपनी रोजमर्रा की मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तो उनकी नजर अचानक हाईवे के किनारे की घास और झाड़ियों के बीच पड़ी एक ऐसी वस्तु पर पड़ी जो पहले तो उन्हें किसी जानवर की लाश जैसी लगी, लेकिन करीब जाकर देखने पर पता चला कि वो एक महिला का शव है, जिसके सिर पर गहरी और खून से सनी चोटों के निशान थे। चेहरे पर किसी नुकीली चीज से गोदे हुए गहरे घाव थे, जो मानो किसी ने जानबूझकर पहचान मिटाने के लिए किए हों। और गले में उसकी ही साड़ी का फंदा कसा हुआ था, जो इतनी जोर से बंधा था कि गले की त्वचा पर गहरे निशान छोड़ गया था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि इस महिला की हत्या किसी मामूली झगड़े या दुर्घटना में नहीं, बल्कि बड़ी ही बेरमी और सोची समझी साजिश के तहत की गई थी, जहां हत्यारे ने उसे तड़पाकर मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग इतने घबरा गए कि उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए और उन्होंने बिना एक पल गवाए थाना नौबस्ता की पुलिस को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद थाने के इंचार्ज अरुण कुमार सिंह अपनी टीम के साथ तेजी से मौके पर पहुंचे, जहां पहले से ही आसपास के ग्रामीण और राहगीरों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जो उत्सुकता और डर से भरी नजरों से लाश को घेरे खड़े थे। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की, तो किसी को भी उस महिला के बारे में कुछ पता नहीं चला और न ही कोई उसे पहचान सका। महिला की उम्र लगभग 35 साल के आसपास लग रही थी, जो एक ऐसी उम्र है जहां एक औरत परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ तले अपनी खुद की खुशियों को भूल चुकी होती है। लेकिन यहां उसकी लाश ऐसी हालत में पड़ी थी कि देखने वाले का दिल दहल जाए। पुलिस ने मौके की हर छोटी बड़ी डिटेल को ध्यान से जांचा, जैसे लाश के आसपास की कुचली हुई घास जो पैरों के निशानों से भरी थी, कोई गिरा हुआ सामान या सुराग जो हत्यारे की पहचान की ओर इशारा कर सके, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। और आखिरकार लाश को कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। लेकिन पुलिस की जांच में इतना समय लग गया कि उसी दिन पोस्टमार्टम नहीं हो सका, और ये पूरी घटना 5 जुलाई 2014 की थी, जो कानपुर के इतिहास में एक काले धब्बे की तरह दर्ज हो गई। अगले दिन यानी 6 जुलाई को जब कानपुर के स्थानीय अखबारों में ये खबर छपी कि नौबस्ता हाईवे पर एक अज्ञात महिला की लाश मिली है, जिसके शरीर पर क्रूरता के निशान हैं, तो चकेरी थाना इलाके के रामपुर मोहल्ले में रहने वाले शिवचरण सिन्हा भदौरिया के मन में एक अजीब सी बेचैनी और डर की लहर दौड़ गई, क्योंकि उनकी पत्नी नीलम उर्फ पिंकी पिछले 2 दिनों से घर से गायब थी, और उन्होंने अपने स्तर पर उसे हर संभव जगह ढूंढा था, जैसे रिश्तेदारों के घर जाकर पूछताछ की, पड़ोसियों से बात की, यहां तक कि आसपास की दुकानों और बाजारों में भी खोजा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला था, जिससे उनका दिल पहले से ही बैठा हुआ था। और अब अखबार की ये खबर पढ़कर उन्हें शक हुआ कि कहीं ये लाश उनकी पत्नी नीलम की तो नहीं है, जो घर से निकली थी और कभी वापस नहीं लौटी। बिना एक पल गवाए शिवचरण सिंह अपने दोनों बेटों सचिन और शिवम को साथ लेकर थाना नौबस्ता पहुंचे और थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह से मिलकर अपनी पूरी कहानी बताई कि उनकी पत्नी 2 दिन से लापता है और वे उस लाश को देखना चाहते हैं, ताकि उनके मन का शक दूर हो सके या सच्चाई का सामना कर सके। शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा था, इसलिए थाना प्रभारी ने उन्हें एक सिपाही के साथ वहां भेज दिया, जहां पहुंचकर जब शिवचरण ने लाश को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वे जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि वो लाश उनकी पत्नी नीलम की ही थी, जिसके चेहरे पर वही क्रूर घाव थे, साड़ी का फंदा था और सारी पहचान वैसी ही थी जैसी अखबार में वर्णित थी। उनके दोनों बेटे, जो अभी किशोरावस्था में थे, अपनी मां की लाश देखकर बुरी तरह टूट गए और रोते हुए बिलखने लगे, जिससे वहां मौजूद हर शख्स का दिल पसीज गया।
लाश की पहचान करने के बाद शिवचरण अपने बेटों के साथ वापस थाने लौट आए, जहां थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने उनसे विस्तार से पूछताछ की और शिवचरण ने बताया कि उनकी पत्नी नीलम 4 जुलाई की शाम करीब 4 बजे घर से निकली थी और जाते वक्त बच्चों से कहा था कि वो उनकी स्कूल ड्रेस दर्जी से लेने जा रही है, साथ में घर का कुछ सामान भी खरीद लेगी। लेकिन वो गई तो फिर कभी वापस नहीं लौटी और अब लाश देखकर यकीन हो गया कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है, जो किसी दुश्मन की करतूत लगती है। थाना प्रभारी ने जब शिवचरण से पूछा कि उन्हें किसी पर शक है या नहीं, तो शिवचरण ने बिना किसी हिचकिचाहट के सब इंस्पेक्टर जगराम सिंह का नाम लिया, जो उनका रिश्तेदार भी था, उनके बड़े भाई का चचेरा साला। और उन्होंने विस्तार से बताया कि जगराम का उनके घर काफी आना जाना था, जिस दौरान उसकी नीलम से नजदीकियां बढ़ गई थी और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए थे, जो धीरे धीरे इतने गहरे हो गए कि जब नीलम ने दूरी बनाने की कोशिश की तो जगराम ने उसे रास्ते से हटाने के लिए ये क्रूर हत्या कर दी। साथ ही उन्होंने बताया कि जगराम फिलहाल लखनऊ में तैनात है और कानपुर के बर्रा इलाके में अपने परिवार के साथ रहता है। शिवचरण के इस दावे पर थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने गंभीरता दिखाने के बजाय उन्हें झिड़क दिया और कहा कि यह जरूरी नहीं कि हत्या हो, शायद कोई सड़क हादसा हो सकता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सारी सच्चाई सामने आ गई, जिसमें साफ लिखा था कि नीलम की मौत सिर की हड्डी टूटने से हुई थी और उसके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे, जैसे चेहरे पर चाकू से गोदे गए घाव, गले में फंदे के गहरे निशान, और मौत का मुख्य कारण सिर पर लगी गंभीर चोट बताई गई, जो किसी भारी हथियार से की गई थी, जिससे साफ था कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी और बेरहम हत्या थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने हत्या की एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की, जिससे शक गहरा गया कि जगराम सिंह ने, जो खुद पुलिस विभाग में था, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर मामले को दबाने की कोशिश की हो और अरुण कुमार सिंह ने उसका पक्ष लिया। लेकिन जब ये बात स्थानीय अखबारों में प्रमुखता से छपी कि हत्या की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई, तो मामला तूल पकड़ने लगा और जनता में आक्रोश बढ़ा, जिसकी खबर ऊपर तक पहुंची और आईजी आशुतोष पांडे ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने 2 बार थाना प्रभारी से बात की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने सर्कल ऑफिसर ओम प्रकाश को आदेश दिया कि मामले की तुरंत जांच करें और रिपोर्ट सौंपें, जिसके बाद ओम प्रकाश ने जांच में पाया कि सब इंस्पेक्टर जगराम सिन्हा पर हत्या का गहरा संदेह है और उनकी रिपोर्ट में थाना प्रभारी अरुण कुमार सिन्हा के कदाचार पर भी सवाल उठाए गए, जो पुलिस विभाग की छवि को धूमिल कर रहा था। इसके आधार पर आईजी आशुतोष पांडे ने अरुण कुमार सिन्हा को लाइन हाजिर कर दिया और 10 जुलाई को खुद थाना नौबस्ता का दौरा किया, जहां उन्होंने जगराम सिन्हा को थाने बुलवाकर पूछताछ की और उसे साथ लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान जब नीलम और जगराम के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि नीलम के फोन पर आखिरी कॉल जगराम सिंह का था और उसके बाद फोन बंद हो गया था। साथ ही नीलम के मोबाइल की आखिरी लोकेशन चकेरी थाना इलाके के श्याम नगर में थी और कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि दोनों के बीच रोजाना कई बार बातें होती थी, कभी कभी घंटों तक, जो सामान्य रिश्तेदारी से कहीं ज्यादा लगती थी। सारे सबूत जुटाने के बाद आईजी आशुतोष पांडे ने जगराम सिंह से सख्त पूछताछ की और दबाव में आकर जगराम ने अपना अपराध कबूल कर लिया कि उसने अपने साले लक्ष्मण सिंह की मदद से नीलम की हत्या की थी और लाश को नौबस्ता हाईवे के किनारे फेंक दिया था, जिसके बाद थाना नौबस्ता पुलिस ने शिवचरण सिंह की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया और आरोप जगराम सिन्हा और लक्ष्मण सिन्हा पर लगाए गए। जगराम ने जो कहानी सुनाई वो बेहद चौंकाने वाली थी, जो अवैध संबंधों की एक दुखद परिणति थी, जहां उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खागा कस्बे में राम सिंह का परिवार रहता था। उनकी पत्नी चंदा, 2 बेटे पप्पू और बब्बू और बेटी नीलम उर्फ पिंकी राम सिंह एक कट्टर शराबी था, जो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा शराब में उड़ा देता। उसकी इस आदत ने बड़े बेटे पप्पू को भी बिगाड़ दिया, जो बाप की तरह शराब में डूबा रहता
और घर का कोई काम नहीं करता। नीलम राम सिंह की दूसरी संतान थी और जब वो जवान हुई तो राम सिंह को उसकी शादी की चिंता सताने लगी, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वे ऐसा वर चाहते थे जो दहेज की ज्यादा मांग न करे। जल्द ही उन्हें कानपुर के चकेरी थाना इलाके के श्याम नगर में किराए पर रहने वाले शिवचरण सिंह भदौरिया मिल गए, जो शहर के मशहूर होटल लिटिल में चीफ वेटर थे और उनकी नौकरी स्थिर थी। राम सिंह को यह रिश्ता पसंद आया और अपनी हैसियत के मुताबिक लेन देन कर उन्होंने नीलम की शादी शिवचरण से कर दी। शादी के बाद नीलम की जिंदगी में खुशियां आई और वो 2 बेटों सचिन और शिवम की मां बनी, लेकिन बच्चों के आने से परिवार का खर्च बढ़ गया। जबकि शिवचरण की आमदनी वही रही महीने के 5,000 रुपए, जिसमें से 2,000 रुपए तो किराए में चले जाते और बाकी में से कुछ नीलम के फैशन और साज सज्जा पर खर्च हो जाते। घर चलाना मुश्किल हो जाता और पैसों की तंगी से परिवार में तनाव रहता। शिवचरण और नीलम के बीच अक्सर पैसों को लेकर झगड़े होते, जो धीरे धीरे उनके रिश्ते को खोखला करने लगे। शिवचरण ज्यादा कमाने की कोशिश में लगा रहता, लेकिन नीलम की तरफ ध्यान कम देता। पत्नी की शिकायतों से तंग आकर वो शराब पीने लगा। इसी बीच शिवचरण के घर में उनके बड़े भाई के चचेरे साले यानी नीलम की जेठानी प्रीति के चचेरे भाई जगराम सिंह का आना जाना शुरू हो गया। जगराम बर्रा कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था। वो पहले हेड कांस्टेबल था, लेकिन प्रमोशन पाकर सब इंस्पेक्टर बन गया था और उसकी ड्यूटी लखनऊ में राज्य मंत्री सुदीप रंजन सेन के यहाँ थी। जगराम की मीठी बातें और सज्जन व्यवहार ने नीलम को प्रभावित किया। वो घर आता तो नीलम की परेशानियों को सुनता समझता। नीलम के लिए वो भाई जैसा था, लेकिन 2 बच्चों की मां होने के बावजूद उसकी सुंदरता और आकर्षण ऐसा था कि जगराम की नजरें उस पर टिकने लगी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती जब वो नीलम को देखता और धीरे धीरे उसकी नीयत बदल गई। जगराम को नीलम की आर्थिक और भावनात्मक परेशानियां पता चल चुकी थी। उसने मदद का हाथ बढ़ाया। जब नीलम पैसे मांगती वो बिना सवाल किए दे देता। कभी शिवचरण को भी शिवचरण अनजान था, लेकिन नीलम समझ गई कि जगराम की मदद के पीछे कुछ और है। पति से जो शारीरिक और भावनात्मक सुख नहीं मिल रहा था, वो जगराम से मिलने लगा। नीलम ने उसे करीब आने दिया। हंसी मजाक से शुरू होकर धीरे धीरे शारीरिक निकटता तक आस पड़ोस में सबको यही लगता कि वह रिश्तेदार है, इसलिए कोई शक नहीं करता। एक दिन घर में अकेली पाकर जगराम ने उसका हाथ पकड़ा और फिर रिश्तों की मर्यादा भूलकर वे एक हो गए। नीलम को वो सुख मिला जो लंबे समय से गायब था। जगराम की गर्माहट, उसकी छुअन, जो उसे एक औरत की तरह महसूस कराती। उसके बाद जब भी मौका मिलता वे मिलते, एक दूसरे में खो जाते घंटों तक। कुछ सालों तक ये रिश्ता छिपा रहा, लेकिन जगराम का बार बार आना और घंटों रुकना लोगों को संदेह में डालने लगा। उनके हाव भाव से लगता कि कुछ गलत है। जगराम चालाक था, शिवचरण के सामने गंभीर रहता, लेकिन अकेले में प्रेमी बन जाता। आखिरकार पड़ोसियों ने शिवचरण के कान भरे। एक दिन शिवचरण घर लौटा तो देखा कमरा बंद है, बच्चे बाहर। संदेह पक्का हो गया। वो दरवाजा पीटने लगा। अंदर घबराहट में दोनों ने कपड़े ठीक किए और नीलम ने दरवाजा खोला। शिवचरण ने जगराम को सोने का नाटक करते देखा, लेकिन चुप रहा। जगराम चला गया तो शिवचरण ने नीलम को पीटा। बाल पकड़कर लात घूंसों से नीलम चीखती रही, लेकिन शिवचरण का गुस्सा थमा नहीं। इसके बाद शिवचरण ने नीलम पर कड़ी नजर रखी, बच्चों को भी हिदायत दी, लेकिन जगराम और नीलम सतर्क हो गए। जगराम ने नीलम को मोबाइल दिया ताकि बातें और मिलने का समय तय हो, लेकिन एक दिन शिवचरण ने नीलम को फोन पर बात करते पकड़ लिया और मोबाइल तोड़ दिया। जगराम ने अगले दिन नया दिया। जब शिवचरण नाकाम रहा तो उसने जगराम की पत्नी लक्ष्मी को सच्चाई बता दी। लक्ष्मी ने झगड़ा किया, धमकी दी। जगराम घबरा गया और नीलम से दूरी बना ली, लेकिन नीलम नाराज हो गई। पैसों की मांग बढ़ा दी, बदनाम करने की धमकी दी। जगराम फंस गया। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ नीलम। आखिरकार उसने साले लक्ष्मण के साथ मिलकर नीलम को हमेशा के लिए हटाने की योजना बनाई। 4 जुलाई 2014 की शाम नीलम ने जगराम से 10,000 रुपए मांगे। ड्रेस, फीस, किताबों के लिए। जगराम ने कहा शाम 4 बजे श्याम नगर चौराहे पर आ। नीलम बच्चों से बोली कि ड्रेस लेने जा रही है और निकल गई। चौराहे पर
जगराम कार में लक्ष्मण के साथ था। नीलम बैठी पैसे मांगे तो जगराम ने मना कर दिया। नीलम गुस्साई, धमकी दी। जगराम ने लोहे की रॉड से सिर पर वार किया। नीलम बेसुध हो गई। फिर साड़ी से गला कसा मौत हो गई। पहचान छिपाने को चाकू से चेहरा गोदा। रात के अंधेरे में लाश हाईवे पर फेंक दी। जांच में सबूतों से 10 जुलाई 2014 को जगराम को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश कर हिरासत में भेजा गया। ये कहानी अवैध संबंधों की एक दुखद परिणति थी जो एक निर्दोष महिला की जान ले बैठी। अब आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। लुधियाना के सदर थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले गांव गिल में रहने वाले प्रकाश सिंह की जिंदगी उस दिन एक डरावने मोड़ पर आ गई जब 26 अप्रैल 2013 की शाम करीब 5:10 पर उनके साले चमकौर सिंह के मोबाइल से एक अजीब और डरावनी कॉल आई जो उनके लिए एक बुरे सपने की शुरुआत बन गई। फोन पर चमकौर की आवाज थी, लेकिन वो सहमी हुई और घबराई सी लग रही थी। उसने प्रकाश सिंह से कहा, जीजा जी, एक लड़की ने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर कुछ बदमाशों के गिरोह के हवाले कर दिया है। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। किसी भी तरह आप इनकी मांग पूरी कर दीजिए, वरना ये मुझे मार डालेंगे। इससे पहले कि प्रकाश कुछ समझ पाते या जवाब दे पाते, फोन चमकौर से छीन लिया गया। अब दूसरी तरफ से एक कर्कश और धमकी भरी आवाज उभरी, देख भाई जीजे, तेरा साला फंस गया है हमारे जाल में। मार मार कर हमने इसका कीमा बना दिया है। इसकी गर्दन काटकर तुम्हारे पास भेजने में भी हमें देर नहीं लगेगी। इसे बचाना चाहता है तो 30 लाख का इंतजाम कर ले। प्रकाश सिन्हा के कान में ये शब्द गूंजे। उन्होंने पूछा, क्या कहा? 30 लाख? उधर से हामी भरी गई। हां, सही सुना, पूरे 30 लाख। इसने हमें बताया है कि तू इसका बहुत ख्याल रखने वालों में से है। फिर तुम्हारे लिए ये रकम जुटाना मुश्किल भी नहीं। ये सब सुनकर प्रकाश सिंह की सांसें थम सी गई। उनके मन में घबराहट की लहर दौड़ गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए साहस जुटाया और पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? और आप लोगों ने चमकौर को अपने कब्जे में क्यों ले लिया? जवाब में उधर से पहले तो ठहाके की आवाज आई जो और भी डरावनी लगी। फिर वो शख्स बोला, हम वो हैं जिनके लिए इंसान की जिंदगी एक चींटी को मसलने के बराबर है। तू पैसों का इंतजाम कर। कुछ देर बाद तुम्हें फिर से फोन करके बताएंगे कि पैसा कहां और किस तरीके से पहुंचाना है। ये जब छूट कर आएगा तो हम लोगों की पूरी कहानी खुद ही तुम्हें सुना देगा कि हमने इसे कब्जे में क्यों लिया था। साला इश्क लड़ाने चला था। फिर फोन पर चमकौर की सहमी हुई आवाज दोबारा आई, जीजा जी, जैसे भी हो मुझे बचा लो। आप इनकी बात मानते हुए इन्हें पैसा दे दो। पैसा मिलते ही ये लोग मुझे छोड़ देंगे। इन्हें पैसा न मिला तो समझ लो मेरी मौत पक्की है। मेरे प्रोविडेंट फंड में काफी पैसा पड़ा है। सारा पैसा निकलवा कर आपको दे दूंगा। सोना, गाड़ी वगैरह भी बेच दूंगा। बस कैसे भी जीजा जी, पैसों का इंतजाम करके मुझे छुड़वा लो। ये लोग इतने खतरनाक हैं कि मेरी जान निकालने में मिनट नहीं लगाएंगे। फिर फोन पर गिरोह के कथित बॉस की भारी आवाज उभरी, सत श्री अकाल जीजा जी, मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रकाश ने जवाब दिया, जी सर, आपकी हर बात सिर आंखों पर। बस चमकौर को कुछ मत करना। बॉस ने जारी रखा, मैं जिस गैंग का बॉस हूं ना, उसमें एक से एक खूंखार गुंडे भरे पड़े हैं। वैसे भी हम लोग कसाईयों से कम नहीं। एक ही झटके में बंदे को यमलोक पहुंचा देते हैं। तेरे को बता दूं कि ये सब पैसा कमाने के लिए किया जाता है। सुन रहे हो ना? प्रकाश ने हामी भरी, जी हां भाई साहब, आपकी हर बात पूरे ध्यान से सुन रहा हूं। बॉस ने आगे कहा, तो आगे भी सुन। जिसने हमें टाइम से पैसा अदा कर दिया उसे आजाद करके डील खत्म कर देते हैं। जिसने पैसा देने की बजाय होशियारी दिखाते हुए सबके बारे में पुलिस को खबर कर दी, उसके बंदे का सफाया करने के बाद हम उसके उस खास रिश्तेदार को भी नहीं छोड़ते जो हमारे खिलाफ पुलिस में जाने की जुर्रत करता है। इसलिए मेरी चेतावनी है, नो होशियारी, नो पुलिस। जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम करो। 1.25 घंटे बाद दोबारा बात होगी।
इसके बाद फोन कट गया और प्रकाश सिंह की दुनिया जैसे थम सी गई। जिला लुधियाना के कस्बा मुल्लामपुर के अंतर्गत आने वाले गांव रकबा के सरकारी स्कूल में सोशल साइंस पढ़ाने वाले चमकौर सिंह की उम्र उस वक्त 45 वर्ष की थी। वो अपने परिवार के साथ एक सुखद और शांत जीवन जी रहा था। चमकौर एक सीधा सादा और शरीफ इंसान था, जो अपनी सरल जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट था। ना तो उसके कोई बड़े शौक थे, ना ही यार दोस्तों का लंबा चौड़ा सर्कल। हां, उसके और उसके जीजा प्रकाश सिंह के बीच गहरी नजदीकी थी। प्रकाश उससे 11 साल बड़े थे और उसे साले से ज्यादा छोटे भाई की तरह मानते थे। चमकौर कभी कुछ छुपाता नहीं था। हर फैसला प्रकाश से सलाह लेकर करता। प्रकाश की नजर में चमकौर इतना नेक और धर्मपरायण था कि वे उसके आचरण की गारंटी ले सकते थे। ऐसा इंसान जो जिंदगी में कभी गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन अब उसी सीधे सादे इंसान के बारे में बताया जा रहा था कि वो किसी बदमाश गिरोह के चंगुल में फंस गया है और उसकी रिहाई के लिए 30 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। चमकौर ने खुद बताया था कि एक लड़की ने उसे झांसे में लेकर खतरनाक लोगों के हवाले कर दिया। ये सब इतना उलझा हुआ लग रहा था कि चमकौर जैसा आदमी किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाए, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रकाश सिंह जितना सोचते उतना उलझते जाते। कभी उन्हें लगता कि शायद चमकौर दोस्तों के साथ मिलकर मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल याद आता कि उसका स्वभाव ऐसा नहीं। उसके दोस्त भी ऐसे नहीं थे जो ऐसी शरारत करें। मामला गंभीर था, शायद गंभीरतम। प्रकाश एक समझदार इंसान थे। अगर सच में अपहरण हुआ है तो अपहरणकर्ता कोई मामूली लोग नहीं होंगे, छंटे हुए बदमाश। ऐसे में चमकौर की जान बचाना सबसे जरूरी था। समस्या ये थी कि प्रकाश के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी और इतनी जल्दी जुटाना आसान नहीं। अपहरणकर्ताओं ने 1.25 घंटे बाद फोन करने को कहा था, लेकिन 2 घंटे बीत गए और कोई कॉल नहीं आई। इस बीच प्रकाश ने चमकौर के घर फोन कर पता किया कि वो स्कूल से घर नहीं लौटा। उसने अपनी पत्नी से कहा था कि स्कूल के काम से कहीं जा रहा है, देर हो सकती है। प्रकाश ने अपहरण की बात किसी को नहीं बताई, न घर में, न चमकौर की पत्नी को। रात 8 बजे तक फोन न आने पर उन्होंने चमकौर का नंबर ट्राई किया, लेकिन स्विच ऑफ था। अब चिंता और बढ़ गई। वे सोच रहे थे कि पुलिस को बताएं, लेकिन असमंजस में थे। उनके पास 1 लाख तक तो थे। शायद अपहरणकर्ता मान जाएं, तो चमकौर को छुड़ा लें। वे इसी उहापों में थे कि रात 9 बजे फोन बजा। स्क्रीन पर चमकौर का नंबर। प्रकाश ने तुरंत रिसीव किया। हेलो। उधर से बॉस की आवाज, देख जीजा भाई, हमने सोचा कि इतने कम समय में 30 लाख जुटा नहीं पाओगे, इसलिए फोन नहीं किया, लेकिन हम जल्दी में हैं। ये डील खत्म कर आज रात दिल्ली निकलना है। अब 30 की बजाय सिर्फ 10 लाख दे दो और अपने साले को ले जाओ। डील मंजूर? प्रकाश को जैसे मन की मुराद मिल गई। उन्होंने हामी भरी। ठीक है, बताइए 10 लाख लेकर कहां पहुंचूं? बॉस ने व्यंग किया। कमाल है, तुम हमसे ज्यादा जल्दी में हो। कहीं पुलिस में शिकायत तो नहीं की? प्रकाश ने इनकार किया। पुलिस के पास जाने की सोच भी नहीं सकता। चमकौर की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। जल्दी बताओ कहां पैसा पहुंचाना है, मैं तुरंत आता हूं, और वादा करो कि पैसा मिलते ही उसे छोड़ दोगे। बॉस ने हंसकर कहा, पैसा मिला तो तुम्हारे चमकौर का क्या अचार डालना है? साले को पीट पीट कर हाथ दुख गए। प्रकाश घबरा गए। क्यों पीट रहे हो? पैसा मिल रहा है ना? बॉस ने टाला। छोड़ो ये सब। ठीक 10 बजे 10 लाख बैग में डालकर घर से निकल पड़ो, एकदम अकेले। किसी को साथ मत लाना, वरना रास्ते में हमला हो सकता है। पैसे छिन जाएंगे और साले के दर्शन भी न होंगे। रास्ते में बताएंगे कहां पहुंचाना है। पैसा मिलते ही रिहा कर देंगे। फोन कट गया और प्रकाश फिर सोच में पड़ गए। क्या ये लोग हमला कर पैसे छीन लेंगे और चमकौर को भी न छोड़े? वे डर गए कि कहीं ये उनके परिवार से और पैसा मांगे। आखिर फैसला किया कि अकेले नहीं जाना,
पुलिस की मदद लें। तभी उनकी पत्नी के मामा मेला सिंह आ गए। प्रकाश ने उन्हें सब बता दिया। मेला सिंह ने सलाह दी, तुरंत थाने चलो, रिपोर्ट दर्ज कराओ। प्रकाश को हौसला मिला। वे मेला सिंह के साथ थाना डिवीजन नंबर 7 गए। रास्ते में एएसआई हरभजन सिंह मिले। उन्होंने थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजकुमार से मिलवाया। एसीपी सतीश मल्होत्रा और एडिशनल डीसीपी नरेश कुमार शर्मा से निर्देश लेने के बाद प्रकाश की तहरीर पर आईपीसी की धारा 364 ए के तहत केस दर्ज हुआ। अपराध क्रमांक 110-2013। जल्द ही एसीपी और डीसीपी थाने पहुंचे। रेडिंग पार्टी तैयार की गई। अब इंतजार अपहरणकर्ताओं के फोन का था। फोन 10 की बजाय 10 मिनट पर आया। प्रकाश को निर्देश मिला, पैसा लेकर अकेले गाड़ी से जीटी रोड पर चंडीगढ़ वाली सड़क के पास सिद्धू ढाबे पहुंचो। वहां हमारी एस्टीम कार खड़ी होगी। लाइटें बंद, इंडिकेटर चल रहे। अपनी गाड़ी बराबर रोककर बैग कार में रखो, पास खड़े रहो। 5 मिनट बाद दूसरी गाड़ी आएगी। चमकौर उतरेगा। पुलिस मत बुलाना, वरना लाश मिलेगी। पुलिस तैयार थी। 2 प्राइवेट गाड़ियों में रेडिंग पार्टी, मेला सिंह साथ। प्रकाश अकेले अपनी गाड़ी चलाते निकले, पुलिस पीछे। सिद्धू ढाबे पर पहुंचे। चारपाइयों पर लोग खाना खा रहे थे। ढाबे से हटकर एस्टीम कार खड़ी थी। इंडिकेटर ऑन। प्रकाश ने गाड़ी रोककर दरवाजा खोला। अंदर से आवाज, पैसा लाए हो? हां, लेकिन पहले चमकौर दिखाओ। बैग रखो, चेक कर बॉस को फोन करेंगे, फिर छोड़ेंगे। प्रकाश ने कहा, क्या भरोसा? तभी अंदर से चमकौर की चीख, जीजा जी, मैं अंदर हूं, मुझे छुड़ा लो। वो पिछली सीट पर 2 लड़कों से गुत्थम गुत्था था। प्रकाश ने बचाव का शोर मचाया। पुलिस की गाड़ियां आई। अपहरणकर्ता भागे, लेकिन इंस्पेक्टर राजकुमार और गनमैन गुरप्रीत सिंह ने पीछा किया। एस्टीम भागी, पास अल्टो कार भी। एएसआई हरभजन ने एस्टीम को घेरा, अल्टो भाग गई। एसटी में चमकौर के साथ 3 लड़के थे, सरताज सिंह, प्रमोद कुमार, अमरिंदर पाल सिंह। उन्होंने बताया कि अल्टो में उनके साथी थे। पुलिस की बड़ी सफलता, चमकौर रिहा, बिना फिरौती। तीनों को थाने लाकर पूछताछ की गई। एडिशनल डीसीपी नरेश शर्मा, एसीपी सतीश मल्होत्रा, इंस्पेक्टर राजकुमार, एएसआई हरभजन। बयानों से जुर्म की कहानी सामने आई। तरन तारण की ओल्ड बस्ती में रहने वाली पिंकी ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी, जहां वो डांस करती थी और भोजपुरी एल्बम्स में नृत्य एक्टिंग करती थी। शादी के बाद पति से अनबन हो गई। 2 बच्चों को छोड़कर वो जगतार सिन्हा के साथ लिव इन में रहने लगी। जगतार फतेहाबाद, हरियाणा का निवासी पंजाबी गानों में एक्टर था। दोनों कलाकार थे, लेकिन पैसा कम था। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में भोले लोगों को फंसाकर पैसा ऐंठते थे। फिर नया तरीका निकाला, लड़की का देह लालच देकर अमीर को अपहरित कर फिरौती वसूलना। जगतार फांसता, पिंकी मीठी बातों से जाल बुनती, देह मिलन का लालच देकर बुलाती। वहां गिरोह बंधक बनाता, फिरौती वसूलता। बदनामी के डर से शिकायत नहीं होती। सफलता से हौसला बढ़ा। गिरोह बना सोनिया, तरन तारण, प्रमोद कुमार, सिरसा, सरताज सिंह, फिरोजपुर, अमरिंदर सिंह, भटिंडा, जोगेंद्र सिंह, सिरसा, सुखवीर सिंह, सिरसा। उम्र, प्रमोद, सरताज, अमरिंदर 23, जोगेंद्र 38, सुखवीर 29, जगतार 34, पिंकी, सोनिया 30। चमकौर को एक शादी समारोह में देखा, जहां वो खुद को बताता था 50,000 तनख्वाह, संपन्न। वो सीधा लगता था। योजना बनी, मोबाइल नंबर हासिल। पिंकी ने फोन किया। स्कूल में फुर्सत में कॉल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? चमकौर, ठीक हूं, आप? पिंकी की मीठी सेक्सी आवाज, मुझे समझ लो फूलों की खुशबू, बसंत की बयार छूकर तन को आनंदित कर जाती। चमकौर हैरान, पहचाना नहीं, लेकिन अंदाज अच्छा। पिंकी, सॉरी,
गलत नंबर, लेकिन आपकी आवाज गंभीर। टीचर होंगे? चमकौर: हाँ, कैसे जाना? पिंकी अंदाज से: गलती से लगा, सॉरी। फिर मादक सरसराहट: कनेक्शन जुड़ गया, मुझे शिष्या बना लो। ट्यूशन पढ़ा 2। चमकौर: किसकी? पिंकी: प्यार की। मास्टर जी। खिलखिलाकर फोन काटा। चमकौर के मन में हलचल मच गई। ढलती उम्र में नया एहसास हुआ। 2-3 दिन कंट्रोल किया, फिर कॉल। दोस्ती हुई, रोमांस भरी बातें। पत्नी के अलावा पहली लड़की थी। उमंगे जागी। पिंकी उसे शीशे में उतारने में सफल हो गई। फोन पर मीठी बातों के बाद 26 अप्रैल को दोपहर बाद अर्जुन देव नगर के एक मकान पर बुलाया। स्कूल से छुट्टी के बाद चमकौर सीधा वहां पहुंचा। पिंकी और सोनिया थी। ये मेरी राजदार सहेली, पिंकी ने कहा। कुछ देर बातें हुई। फिर सोनिया बोली, तुम लोग मौज मजा करो, मैं बाहर इंतजार करती हूं। उसने बाहर से कुंडी लगा दी। बंद कमरे में पिंकी चमकौर को देह मिलन के लिए उकसाने लगी। उसकी छुअन, मादक अदा, गर्म सांसें चमकौर को मदहोश करने लगी। वो उसे बाहों में ले ही रहा था कि दरवाजा खुला और गिरोह घुस आया। पिटाई शुरू हुई। लड़की से जबरदस्ती। पिंकी भी बदल गई। इज्जत लूट रहा। चमकौर रोया, माफी मांगी। उसे समझ आ गया कि वो षड्यंत्र का शिकार है। 1 लाख मांगे। चमकौर ने कहा, मेरा जीजा अमीर है, मुंह मांगी रकम दिलवा सकता है। लालच बढ़ा। प्रकाश को कॉल, 30 लाख, फिर 10। लेकिन पुलिस पहुंची, योजना फेल। 29 अप्रैल को पुलिस ने सुभानी बिल्डिंग के एक होटल से पिंकी, सुखवीर, जगतार और जोगिंद को गिरफ्तार किया। सोनिया फरार। पूछताछ के बाद सभी जेल भेजे गए। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी राय कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।